ACL एंड मेनिस्कस टियर, इसका मतलब क्या रहता है? तो हमारे नी के अंदर 3 बोन रहती है, फीमर, टिबिया, पैटेल। तीनों बोन्स के ऊपर कार्टिलेजी कवरिंग रहती है जो उसको चिकना बनाती है। 2 मेनिस्कस होते हैं और ये एक ACL लिगामेंट होता है टूटा हुआ होता है। तो जब हमारा लिगामेंट टूट जाता है तो चलने फिरने में दिक्कत नहीं आती, बेटा आप लोग चल ही रहे हो आराम से। क्यों? क्योंकि हमारे मसल्स अच्छे हैं और हमारे कार्टिलेज भी अच्छे हैं। पर अगर आप कोई हाई एंड एक्टिविटी करोगे, लॉन्ग जंप, हाई जंप, चेंज ऑफ डायरेक्शन, उसमें ना नी लगेगा अनस्टेबल, हिलेगा। ये हिलेगा तो धीरे धीरे क्या करेगा, ये घुटना घिसेगा, कार्टिलेज भी खराब होगा और मेनिस्कस भी फटेंगे। मेनिस्कस फटेंगे तो नी रिप्लेसमेंट आएगा, कार्टिलेज खराब होगा तो भी नी रिप्लेसमेंट आएगा फ्यूचर में। तो सर्जरी तो जरूरी हो जाती है। तो ACL जब टूट जाता है तो ACL में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। जनरली जो ACL की सर्जरी होती है एवरीवेयर इन इंडिया वो इस तरह से होती है कि हम ACL को नया बनाते हैं हैमस्ट्रिंग टेंडन से, पीछे वाले मांस, हमेशा हैमस्ट्रिंग से बनता है या फिर एंकल के पास से पेरोनेस लॉन्गस से बनाते हैं ज़्यादातर डॉक्टर। अब एक नी में से 2 हैमस्ट्रिंग निकल सकते हैं, ये एक निकला, ये 2 निकले। अब हैमस्ट्रिंग है ना, पतले हैं और लंबे हैं। हैमस्ट्रिंग टेंडन रहते हैं हमारे पतले और लंबे, पतले और लंबे रहते हैं। पेरोनेस लॉन्गस ही पतला और लंबा रहता है, गोल रहते हैं। सो ACL बनाने के लिए इनको हम 4 फोल्ड करते हैं। सो मैंने डबल किया और फिर मैंने 4 फोल्ड कर दिया, ठीक है। ये 4 फोल्ड का ACL बन गया। अब ACL बनाने के बाद ऊपर लगा बटन, ये बटन है, ये एंडो बटन है। एंडो बटन का मतलब है कि ये डिस्टेंस फिक्स रहता है, बदलता नहीं है। फिक्स लूप डिवाइस है, छोटा बड़ा नहीं कर सकता। ये पुराने तरह के डिवाइसेज हैं। इसके बाद आर्थ्रोस्कोपिक सर्जरी होती है मैम। तो पुराना जो ACL टूटा हुआ है वो निकल जाता है और हमने एक छेद ऊपर किया, एक छेद नीचे किया। अब ये कितने बड़ा छेद है, ये उतना बड़ा छेद है जितना बड़ा टेंडन निकला मेरा। तो टेंडन निकलता है हैमस्ट्रिंग का 7 या 8 mm का डायमीटर, 4 गुना करने के बाद। तो 7 to 8 mm का जनरली रहता है इसमें होल। इसके बाद हमने आपका ग्राफ डाल दिया, ऊपर गया बटन और नीचे गया स्क्रू और सर्जरी खत्म हो गई। अब ये चीज़ 1.5 महीने चिपकने में लगाएगी। सो अगर कोई चीज़ 1.5 महीने में चिपकने में लगाई तो 1.5 महीने का रेस्ट होगा आपको। बार ब्रेस आ जाएगा, वॉकर आ जाएगा, पैर बेंड नहीं कर सकते, सब कुछ धीरे 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 चलेगा। फिर 2 महीने बाद आप कुछ नॉर्मल होंगे, घर से बाहर निकलने लायक, कंप्लीट बेंडिंग आ रही है। ये 4 स्टैंड है, इसमें ब्लड वेसल्स ग्रो करेगी, ये इसको खाना मिलेगा, ये 4 स्टैंड का 1 स्टैंड बनेगा। उस पूरे प्रोसेस में 6 to 9 मंथ्स लग जाते हैं। तो 6 मंथ्स तक आप इसमें रनिंग नहीं कर सकते। जब रनिंग चालू होगी तब चालू होगा न्यूरोमस्कुलर ट्रेनिंग। आपने देखा होगा एथलीट यहाँ जंप करते रहते हैं ट्रेनिंग के अंदर। तो ACL रिहैब के अंदर जो लास्ट स्टेज ऑफ रिहैब की वो होती है NMT, न्यूरोमस्कुलर ट्रेनिंग, जिसमें हम मसल्स को उस तरह से ट्रेन करते हैं जो हमारे लिगामेंट को बचाए। और न्यूरोमस्कुलर ट्रेनिंग से इसमें नर्व एंडिंग ग्रो करते हैं तो जो ब्रेन को सिग्नल पहुंचता है। तो ठीक होता तो साल भर लग जाता था गेम में आता है। इसके हाई फेलियर रेट वाई, क्योंकि हैमस्ट्रिंग टेंडन सबसे कमज़ोर टेंडन है ACL बनाने के लिए। तो हैमस्ट्रिंग का बनेगा तो टूटने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहेंगे। दूसरा, बहुत लंबा टाइम तक इसको बचाना पड़ता है, 6 महीने तक। 6 महीने तक बच पाना मुश्किल है। अगर वो गिर गए, फिसल गए 6 महीने के दौरान तो चीज़ें टूट सकती है, ख़राब हो सकती है। सो अगर मुझे बेटर सर्जरी करनी है जो इससे बेटर रिजल्ट की, तो हम क्या कर सकते हैं? सो व्हाट वी विल डू इज दिस, मैं क्वाड्रिसेप्स टेंडन यूज़ करूँगा ACL बनाने के लिए। मैं ऑल इनसाइड सर्जरी करूँगा, मैं इंटरनल ब्रेस करूँगा, मैं LET करूँगा। ये 4 चीज़ें हम लोग करेंगे। और ये चीज़ क्या है कि मैं क्वाड्रिसेप्स टेंडन इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि ये टूटता नहीं है। इसका ACL ज़्यादा मजबूत है हैमस्ट्रिंग से, तो इसका ACL बनेगा तो लंबा होने के और फटने के चांसेस नहीं रहते। इसीलिए वर्ल्ड में जितने भी एक्सपीरियंस सर्जन हैं वो या तो क्वाड्रिसेप्स यूज़ करते हैं या वो पटेलर टेंडन यूज़ करते हैं, हैमस्ट्रिंग यूज़ नहीं करते बेटे। क्वाड्रिसेप्स टेंडन निकालने के लिए हमें एक इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, वो है क्वाड प्रो टेंडन हार्वेस्टर, जो हैमस्ट्रिंग निकालने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब ये प्लास्टिक का तो हर पेशेंट में नया खोलना पड़ता है। ये एक ही निकलेगा जिसको डबल ट्रिपल करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बटन आते हैं, उसका नाम फाइबरटेक टाइट है। हैमस्ट्रिंग के बटन अलग होते हैं, क्वाड्रिसेप्स के अलग होते हैं। और ये प्रिडिक्टेबल है, मतलब अब मैं 10 से 11 mm तक का ग्राफ निकाल सकता हूँ। हैमस्ट्रिंग 7-8 का ही निकला था तो ये मोटा भी निकलेगा। अगर 6 फीट से अबव होता है एथलीट तो हम 11 का निकाल लेते हैं। 6 फीट से कम होता है, मेल होता है, तो हम निकालते हैं 10 का। फीमेल आती है, हाइट कम है, तो हम 9 का निकाल लेते हैं। 8 का बहुत ही रेयरली निकालता हूँ। ये 3 ही साइज़ हैं। ये तीनों है ना, हैमस्ट्रिंग में मिलते ही नहीं है। हैमस्ट्रिंग यहीं तक रहता है मैक्सिमम। दूसरा, ये छोटे इंसिन में निकल जाता है, आगे जो निकलेगा वो वापस सूख जाएगा। अब मैंने एक चीज़ तो करी कि मैंने टेंडन बड़ा निकाल लिया, 10 mm का टेंडन निकाला, पर मैंने जो बोन में होल करेंगे वो 3 mm ही करेंगे क्योंकि हम फ्लिप कटर यूज़ करेंगे। अगर 10 mm का होल तो इतना बड़ा होता है तो आपको दर्द कम होगा सर। इसको बोलते हैं ऑल इनसाइड। फर्स्ट थिंग क्वाड्रिसेप्स टेंडन, सेकंड थिंग ऑल इनसाइड कि मैं ये फ्लिप कटर यूज़ करूँगा तो आपको सर्जरी के बाद पेन कम होगा। पर ये भी प्लास्टिक का है, पेशेंट में नया खोलना पड़ता है। तो बटन आते हैं एडजस्टेबल, छोटे होने वाले, आपको लॉक दिख रहे हैं, ये छोटे होने वाले बटन आते हैं। और इतने सारे बटन आते हैं हमारे पास आज। क्वाड्रिसेप्स के बटन अलग है, हैमस्ट्रिंग अलग है, पटेलर टेंडन के अलग है। तो ये दोनों अच्छी सर्जरी है जो टूटने के चांसेस कम है। हैमस्ट्रिंग के टूटने के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि लिगामेंट कमज़ोर है। तो हम 2 बटन यूज़ करेंगे क्वाड्रिसेप्स का। फ्लिप कटर का मतलब है ये अंदर आके खुल जाता है, अंदर आएगा पतला सा, और फिर जितना बड़ा टेंडन, अगर मैं 10 का टेंडन निकाला तो मैं 10 का डायल करूँगा, यहाँ पे ये खुल गया। मैंने ऊपर भी फ्लिप कटर यूज़ किया है, मैंने नीचे ये फ्लिप कटर यूज़ किया, तो मुझे सर्जरी के बाद दर्द कम होता है। इसमें एक ही फ़ायदा मिलता है मुझे फ्लिप कटर यूज़ करने से कि मेरे को सर्जरी के बाद दर्द कम होगा।
बटन होते हैं एडजस्टेबल, बटन लगने के बाद जब 2 धागे खींचते हैं अपना आप टाइट होता है। ऊपर भी ABS सिस्टम है, नीचे भी ABS सिस्टम है। अब नीचे स्क्रू जा नहीं सकता, छेद छोटा है, तो नीचे बटन आ गया, ये दोनों टाइट हो गए। अब ये चीज़ भी 1.5 महीना चिपकने में लगाएगी, 6 मंथ्स मजबूत होने में लगाएंगे। इसमें भी ब्रेस वॉकर सब कुछ आ सकता है। जो बाहर का ब्रेस है वो अंदर ही बन जाता है, इसको बोलते हैं इंटरनल ब्रेस। इंटरनल ब्रेस के लिए 2 चीज़ें चाहिए, पहला चाहिए फाइबर टेप, दूसरा चाहिए एंकर। ये दोनों चीज़ें लग गई तो मेरे को इंटरनल ब्रेस बन गया। अब इंटरनल ब्रेस बनने से क्या फ़ायदा हुआ? फ़ायदा ये हुआ कि मेरे को अब ब्रेस पहनने की ज़रूरत नहीं है, सैलरी बात, आई कैन वॉक फ्रॉम डे 1। दूसरी बेंडिंग आपको ना फर्स्ट डे से मिल जाती है, तो घुटना जाम नहीं होगा। तो 7 to 15 डेज़ में आप नॉर्मल हो जाओगे बेटा, आपको कोई ज़रूरत नहीं है बैठ कर रहने की, ब्रेस लगाने की, वॉकर लगाने की, अगर आइसोलेटेड ACL है। एडजस्टेबल सिस्टम्स क्यों चाहिए मुझे, फिक्स लूप क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि जब हम बैंड करते हैं तो ये लिगामेंट पे जोर पड़ता है। तो अगर धीरे धीरे बैंडिंग कर रहा हूँ तो हो सकता है इतना जोर पड़े एक जब समय में आके 1 महीने बाद, 1.5 महीने कि मेरा लिगामेंट लंबा हो सकता है। अब अगर सर्जरी के 1.5 महीने बाद अगर बैंडिंग आ रही है और लंबा हो गया तो मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं होता, वो जिंदगी भर लंबा ही रहेगा। एक और लिगामेंट टूटा हुआ है जिसका नाम है ALL, एंटीरियर लेटरल लिगामेंट। वो आपकी MRI में नहीं दिया हुआ। क्यों? हम इंडिया में पढ़ते नहीं है उसको, शायद रेडियो इसको पढ़ना नहीं आता, हो सकता है बाद में आ जाए, आज तो नहीं आता। आता भी है तो लिखते नहीं इसके बारे में, कमेंट ही नहीं करते। वो ACL के साथ टूटता ही टूटता है, वो यहाँ होता है बाहर। ACL टूटता है ना तो वो भी टूट जाता है साथ। अगर मैं सिर्फ ACL करूँगा और ALL नहीं करूँगा तो घुटना है ना आगे पीछे नहीं जाएगा, पर ऐसे गोल घूमता रहेगा। तो बहुत सारे ACL सर्जरी के बाद ही मज़ा नहीं आता लोगों को, गोल घूमता रहता है। क्यों? क्योंकि ALL छोड़ दिया सर्जन ने। आप एक्सपीरियंस सर्जन के पास जाओगे तो ALL ज़रूर करेंगे, ALL करना ही करना है। नहीं करेंगे तो बेटा फेलियर रेट बढ़ जाता है। ALL करने का तरीका है कि मैं फाइबर टेप से ALL कर दूं। दूसरा एक और तरीका है कि मैं एक ही एंकर से ALL करूं, LET। इसका काम है रेजिडुअल लैक्सिटी कम करना और ACL ग्राफ्ट के रप्चर को बचाना। ये ACL के साथ ही होता है, तो विल डू LET। अब विद एक्सपीरियंस LET के लिए इतना बड़ा चीरा लगता है मैक्सिमम जगह, विद एक्सपीरियंस हम छोटा से चीरे में ही कर लेते हैं, मिनी LET बोलते हैं। तो सब करेंगे तो मेरा 40% काम हो गया, बस 60% काम बाकी है। ये 40% ही रिजल्ट में हेल्पफुल रहता है, 60% इज रिहेबिलिटेशन। अब रिहैब के लिए आपको जिम चाहिए, घर बैठे बैठे तो नहीं होता, रिहैब के लिए जिम चाहिए ही चाहिए। अब रिहैब कौन सिखाता है? स्पोर्ट्स फिजियो, जिसके पास डिग्री है वही सिखा पाता है। सो जिम और स्पोर्ट्स फिजियो का कॉम्बिनेशन कम जगह में आपको बेंगलोर, बॉम्बे, दिल्ली यहाँ पे मिल जाएंगे, बाकी जगह नहीं मिलेंगे। और उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए ACL का। तो इसको रिहैब सेंटर बोलते हैं, जो नॉर्मल फिजियोथेरेपी सेंटर नहीं होते। तो आपको उन्हीं से एक्सरसाइज सीखनी है जहाँ पर आपको जिम और स्पोर्ट्स फिजियो दोनों दिखें, और साथ में अगर ACL पेशेंट भी दिख रहे हैं तो, नहीं तो रिहैब गलत होगा। हम लोग आपको हर वीक फ़ोन पे सिखाते रहेंगे, बीच में बुलाते रहेंगे 6 मंथ्स, और इसमें 3 महीने में रनिंग आ जाएगी।